बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देना शुरू कर दिया है। खुद राहुल गांधी इस धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद है और लगातार यहां पर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता कार्यकर्ता इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे नेता कांग्रेस के यहां पर मौजूद है। पूरी जानकारी बताएं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का, उसको लेकर अब लोकसभा में पहले, संसद में पहले काफी आक्रामक दिख रही थी, अब सड़क पर भी आक्रामक होती नजर आ रही है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और जो नेता प्रतिपक्ष हैं ये प्रियंका गांधी है, सभी लोग आज पीएम आवास के पास पहुंचकर धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी आए हैं और राहुल गांधी की लगातार यही मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पेपर लीक का मुद्दा है उस पर छात्रों से माफी मांगे और साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। लिहाजा इस मांग को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो लोग यहाँ पर पीएम आवास पर धरना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास के आसपास ये लोग सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक, उनके लिए राहत की खबर आई है। उन्हें मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि मेदांता हॉस्पिटल में एक कमेटी डॉक्टर की बनाई जाए जो उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करेगी। तो कुल मिलाकर ये जो धरना प्रदर्शन है कांग्रेस जनता पार्टी का, उसमें सभी बड़े पार्टी शामिल हो रहे हैं और राहुल और प्रियंका पहले भी जंतर मंतर पर जाकर छात्रों से मिले थे और उसके बाद से लगातार ये आंदोलन और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 32वें दिन भी कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन जारी है और सोनम वांगचुक 28 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर थे। तो कुल मिलाकर जैसे दिल्ली पुलिस ने कल सोमवार शाम को जंतर मंतर खाली करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह का प्रदर्शनकारी फिर से जंतर मंतर पर जुट गए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता, तमाम जो यहाँ पर बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री आवास के सामने जुटे हुए हैं। आलोक, हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन अभी भी जारी है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जंतर मंतर की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां पर एक बार फिर से भूख हड़ताल पर छात्र बैठ गए हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, इस बात को आपने मेंशन किया है। सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट किया जा सकता है। और अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या ये मानना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये जो पूरा प्रदर्शन है जो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इसको भुनाने में कांग्रेस इस वक्त जुट गई है? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले राहुल गांधी आरएमएल गए, जंतर मंतर गए और अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए, कल से इसी बात की चर्चा हो रही थी कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो एक एक बार जाके जंतर मंतर तो हो रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं। लेकिन जैसे कल भी पार्लियामेंट स्थगित हुआ, आज भी पार्लियामेंट, दोनों सदन स्थगित हो गए हैं। स्थगित होने के बाद ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तब बहुत आक्रामक रुख अपनाते हुए अब जैसे कि जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी सड़क पर आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतर गई है। क्योंकि सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये पार्टियां जो हैं सोशल मीडिया और पार्लियामेंट के अंदर बार बार संसद को व्यवधान करके रोकने का काम कर रही हैं, बाकी सड़क पर उनका कोई इम्पैक्ट या असर नहीं दिख रहा है। लिहाजा यही वजह है कि जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, वो अब सड़क पर उतर रही है और साथ ही साथ जो कांग्रेस जनता पार्टी के छात्र काफी संख्या में जुटे हुए हैं, उनके साथ उनका समर्थन कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
साथ ही आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र के दौरान रणनीति तय करने के लिए इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की आज एक अहम बैठक हुई है। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और कल सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के एक्शन पर चर्चा की मांग भी की। राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, शिवसेना यूपीटी सांसद अरविंद सावंत समेत विपक्ष के कुछ दूसरे नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में छात्रों के मुद्दों को उठाने की मांग रखी है। साथ ही इस वक्त जो उनका आगे स्टेटमेंट आया वो ये कि स्पीकर ने उनसे कहा है कि चर्चा के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी इस मुद्दे को पहले से ही उठा रहे हैं। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल में घायल छात्रों से मुलाकात की है और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने घायल छात्रों से हालचाल जाना। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि सीजेपी प्रतिमंडल से मुलाकात के दौरान सरकार ने मांगों को उचित फोरम में उठाए जाने का आश्वासन छात्रों को दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता भी लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। घायल छात्रों से मिलने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेता कल पुलिस लाठीचार्ज में घायल छात्रों और एक्टिविस्ट से मिलने अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुबह से ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में लगातार विपक्षी दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं और जो घायल छात्र हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहां पर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी अपने साथी पर इस्तीफे के लिए दबाव नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी को डर है कि उसके दबे हुए राज खुल ना जाए। कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टांके आए हैं। और यहाँ तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था। लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। चलिए यहाँ एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में मानसून सत्र को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीट और किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। नीट मुद्दे पर पीएम मोदी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटना दोबारा ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किसानों के हित को सर्वोपरि बताया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्र और किसान को लेकर बेहद संवेदनशील है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त की है उनके बारे में जानकारी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जिसके दूसरे दिन भी हंगामे की वजह से कोई कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर लगातार हंगामा करता रहा। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की सहयोगी दलों की बैठक में नीट पेपर लीक पर कड़े शब्दों में संदेश दिया। क्या था प्रधानमंत्री का संदेश, बता रहे हैं असीम मनचंदा। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करता रहा, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के जो सहयोगी दल है उनकी बैठक में भी हिस्सा लिया। वहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था वो घोर पाप था। सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और 13 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सरकार ने नीट की परीक्षा दोबारा से करवाई और सही समय पर उसके रिजल्ट भी घोषित कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आगे चल करके राज्यों और केंद्र सरकार को मिल करके काम करना पड़ेगा ताकि नीट जैसे पेपर लीक की घटनाएं आगे से ना हो सके। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश एक दिया है कि आगे किसी भी तरह की पेपर लीक की घटनाओं को होती है तो इसमें दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 238 अंक गिरा तो वहीं निफ्टी 51 अंक फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही है रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, और आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और आखिर में दबाव के साथ बाजार बंद हुआ है। लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ है और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन आज के सेक्टोरियल पिक्चर की तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर इंडिया विक्स एक कूल ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है। 3.5% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ है। इसके अलावा आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, बैंक, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये सारे कुछ स्पेस थे जहां से गिरावट नजर आई। लेकिन तेजी वाले इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर डिफेंस, ऑटो, कैपिटल गुड, रियलिटी, मेटल, फार्मा, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग आज देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखें तो यहाँ पर निफ्टी में कंट्रीब्यूट करने वाले यानी निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर में श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी 2% के गेंस देखने को मिले। आयशर मोटर्स और सीमेंट स्पेस भी आज अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था तो वहां से अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी 1.5% के मूव्स हमें देखने को मिले। लेकिन आज के निफ्टी ड्रैगर्स की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक नतीजों के बाद लगातार दूसरे दिन ये शेयर गिरा और यहाँ पर गिरावट देखने को मिली 2% की। इसके अलावा एसबीआई, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। रिलायंस और डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे शेयर्स थे जो आज निफ्टी के लूजर में शामिल हुए। लेकिन एक स्पेस था जो आज फोकस में था, वो है सीमेंट शेयर। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली और यहाँ पर ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। लेकिन यहाँ पर ऑटो स्पेस, अच्छी खासी तेजी आज ऑटो स्पेस में देखने को मिली। अगर कुछ काउंटर्स की बात करें तो टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, एक्साइड और संवदा मदरसन, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज ऑटो की तेजी को लीड किया। तो ये था आज के बाजार का मूड और माहौल। अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ईरान पर हवाई हमले जारी रखे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कहते हुए ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। पूरी जानकारी अब दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, लगातार 10वीं रात जब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हवाई हमले किए गए हैं, खासतौर पे बंदर अब्बास, सिरिक जैसे शहरों में धमाके की खबरें आई हैं। कुल मिला के अमेरिका ने ईरान के 9 शहरों पर जो है हवाई हमले किए हैं कल रात में। और साथ ही इसी बीच जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी चेतावनी आई है कि जो अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है पिछले कुछ दिनों में, 3 सैनिकों की मौत हुई है, उसकी कीमत ईरान को चुकाना पड़ेगा। इसी बीच ईरान ने दावा किया गया है कि उसने
बहरीन में जो अमेजॉन का डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर है उस पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। साथ ही बहरीन में ही जो अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी ईरान ने जो है हमले करने का दावा किया है। इसी बीच जो हॉर्मुज से जो खबर आ रही है, 2 टैंकरों में प्रोजेक्टाइल अटैक हुआ जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई है। जॉर्डन ने कहा है कि उसने ईरान से दागे गए 5 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। साथ ही कुवैत ने भी इसी तरह का दावा किया गया कि उसने कई सारे मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए, दुनिया भर में जो नागरिक है उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है ट्रैवल से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर वेस्ट एशिया में जो ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो अपनी प्लानिंग पर पुनर्विचार करें। और इस एडवाइजरी से एक और चीज़ जो साबित होती है कि आने वाले दिनों में ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, ये और बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन NHPC समुद्र टनल में आज एक बड़ा हादसा हो गया। लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का मुहाना पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके चलते अब तक 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि कई मजदूर अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। मुश्किल सिर्फ लैंडस्लाइड और मलबे की नहीं है, बल्कि ये भी जानकारी मिल रही है कि सुरंग के अंदर मीथेन गैस भी मौजूद है। यही वजह है कि राहत और बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों की टीमें गैस मास्क और विशेष उपकरणों की मदद से फंसे मजदूरों तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मीथेन गैस जमीन के अंदर से अपने आप निकलनी शुरू हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि इसी गैस की वजह से टनल के अंदर धमाका भी हुआ है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बात करते हैं डेंगू वैक्सीन की, जिसे भारत में मंजूरी मिल चुकी है। जी हां, भारत में डेंगू के पहले टीके को मंजूरी दी जा चुकी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ने वैक्सीन क्यूडेंगा की बिक्री की अनुमति दे दी है। ये टीका जर्मन की कंपनी टाकेदा GmbH बनाएगी और इसकी सब्सिडरी टाकेदा इंडिया इंपोर्ट करके इसे भारत में बेचेगी। ये वैक्सीन 4 से लेकर 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, अगर डोज की बात करें तो इसमें 0.5 मिलीमीटर की 2 खुराकें शामिल हैं, जिन्हें 3 महीने के अंतराल पर स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इस टीके को यूरोपीय यूनियन, UK, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 42 देशों में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वैश्विक स्तर पर अब तक इस टीके की 2 करोड़ 40 लाख डोजेज दी जा चुकी है। तो डेंगू से बचाव अब आसान होगा, क्योंकि भारत को पहली डेंगू वैक्सीन मिल गई है। तो कौन लगवा सकता है, कितनी डोज लगेगी और क्या इससे डेंगू का खतरा खत्म हो जाएगा? पूरी जानकारी जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। शाम 5:57 पर आ गई डेंगू वैक्सीन। बढ़ते आगे और आपको बता दें, देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। साथ ही कई जगह फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। राजौरी और पुंछ में लगातार बारिश के बाद हालात बेहद खराब बने हुए हैं। फ्लैश फ्लड से 20 से ज्यादा गांव का आपसी संपर्क टूट गया है। तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से फ्लैश फ्लड से तबाही की तस्वीरें खास तौर पर जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। पुंछ की बात करें तो यहाँ पर बफलियाज में आई बाढ़ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत की खबर है। 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 5 लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से ठप है। प्रशासन रास्ता बहाल करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से राहत कार्यों में बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। चलिए अब आपको बफलियाज से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कोमल ने वहां पर जायजा लिया है, क्या कुछ हालात है, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरी मौजूदगी बफलियाज में है, जहां पर 8 लोगों की, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। वहां पर मेरी मौजूदगी है, लेकिन रिस्क देखिए। आपको बता दें कि ये जो गांव है, इसको पार करने के लिए, इस गांव में जाने के लिए एक पुल था, जो कि ये पुल मूसलाधार बारिश से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन फिर भी गाँव के जो लोग हैं इधर उधर आने के लिए इसी टूटे हुए पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देखिए, जूम करके तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर भी ये लोग
इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लगातार अपील की है कि यहाँ पर बिना बहुत अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन बावजूद इसके भी आप देखिए लोगों का कहना है कि छोटा सा नाला हुआ करता था, लेकिन फ्लैश फ्लड के आने से ये एक बहुत बड़ी बहती नदी के रूप में ये यहाँ पर आ गया। लोकल लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो जगह है, जिस जगह मेरी मौजूदगी है, अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और ये मेरी मौजूदगी है, तो ये जमीन थी। तो अभी आप देखेंगे तस्वीरों में जमीन नहीं बल्कि एक नदी नाला बहता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो भी इसमें डूब गए हैं टूट कर, और बहुत कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये कब कैसे हुआ, ये फ्लैश फ्लड आया? नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप जो यहाँ पे पहुँचे। ये मैम आज 3 दिन हो गए जो फ्लड हुआ है बादल फटने की वजह से। ये जो पूरा एरिया मैम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे में, ये पूरे एरिया पूरी यहाँ पे जमीन थी, तो ये फ्लड आने की वजह से ये पूरा मलबा यहाँ पे आया, ये ब्रिज टूटा है, ये रोड कनेक्टिविटी जो है सब टूट चुकी है। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताएं, रेलवे ऑपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए अहमदाबाद डीआरएम ऑफिस में एआई बेस इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। ये अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर किस तरह से काम करता है, रेलवे डिवीजन के ऑपरेशन को किस तरह से आसान बनाने जा रहा है, ये जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद डीआरएम वेद प्रकाश से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर बनकर तैयार है। कभी भी इसका उद्घाटन होगा, ये कैसे काम करेगा, एआई आधारित है तो इसकी क्या क्या खूबी है वो जानते हैं डीआरएम से। वेद सर, ये बताइए कि ये किस तरह से काम करेगा और इसकी नियंत्रण कक्ष से हम कितने आसानी से मॉनिटरिंग कर पाएंगे चीजों का। ये अहमदाबाद डिवीजन जो कि 1400 किलोमीटर रूट किलोमीटर में फैला हुआ है, टोटल जो ट्रैक लेंथ है वो करीब करीब 24,400 किलोमीटर है। करीब करीब 140 स्टेशंस और साइडिंग्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो सभी को यहाँ से बैठ करके ट्रेन को चलाना, ट्रेनों का संचालन, उनका स्टॉपेजेस, पैसेंजर्स के बारे में जानना, पैसेंजर में कितनी भीड़ है उसको देखना, उसके हिसाब से एक्ट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से हम कर सकते हैं। ये जो वॉर रूम है, वॉर रूम का कल्चर हम लोगों ने जो डेवलप किया हुआ है, जब भी मेजर कोई भी इवेंट होता है, जैसे होली हो गया, दशहरा हो गया, या फिर कोई भीड़ का कोई कारण हुआ, तो हम लोग वॉर रूम फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। वॉर रूम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि स्टेशन पे वॉर रूम बनता है, स्टेशन पे भी इस कैमरे का फीड उसी स्टेशन पे जाता है। वहाँ पे हमारी एक टीम है जो कि आरपीएफ की, कमर्शियल की और अदर डिपार्टमेंट की हेल्प के लिए वहाँ पे बैठी होती है। इस सेकंड लेयर में डिवीजन में टीम आता है, तो ये सेकंड लेयर की टीम होगी जहाँ डिवीजन में यहाँ पे कुछ भी आएगा, कुछ भी अगर अबनॉर्मल हुआ तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ से मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे और अकॉर्डिंगली जो असिस्टेंस है और जो डिसीजन है वो हायर लेवल पे होने लगता है। पैसेंजर की तादाद और गुड्स ट्रेन की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरह के कंट्रोल कमांड सेंटर से इसको आसानी से अब कंट्रोल किया जाएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। आज हम आवाज अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की और साथ ही सरकार के अंदर चल रहे मंथन की। छात्रों का जंतर, सरकार का मंत्र जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर।